ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण, भारतीय शिक्षा, पर्व 2 विश्व स्थिति का आकलन, अध्याय 19 अमेरिका एक समस्या, पृष्ठ 80, तुलसी टावरी और बाल सुब्रमण्यम, इन्होंने इस लेख को लिखा है। विकास का अर्थ क्या होता है? देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, घटनाक्रम के अनुसार विकास। गांव के व्यक्ति का विकास अलग तरह से है, शहर का अलग तरह से है, संभल का अलग तरह से है, मुरादाबाद का अलग तरह से है, झांसी में अलग तरह से है, पूर्वांचल में अलग है, पश्चिम में अलग है, भारत के उत्तर में अलग है, भारत के दक्षिण में अलग है, भारत में अलग है, श्रीलंका में अलग है, एशिया में अलग है, यूरोप अमेरिका में अलग है, इस विश्व में अलग है। और इस विश्व से परे यदि कहीं एलियन रहते हैं या ब्रह्मांड में अन्य कहीं पर भी जीवन है तो वहाँ विकास अलग तरह से है। तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का, समष्टि का, सृष्टि का जो विकास होता है वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। और हमारे यहाँ भारत को एक पूरा राष्ट्र माना गया है। चाहे कितनी भी दृष्टि से हमारे अंदर विविधता हो, भाषाई विविधता हो, क्षेत्रगत विविधता हो, अन्यान्य विविधताएं हो, किंतु हमारे यहाँ एक करने वाला तत्व है वो क्या है? भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और दूसरा भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। तो हमारी संस्कृति कौन सी है? भारतीय संस्कृति। इसके साथ हम क्या है? रोटी, सब्जी, उसके बाद इडली, डोसा, पराठा और जो जहाँ का व्यंजन है, लिट्टी चोखा, सब खाते हैं। यही दर्शाता है कि हम सांस्कृतिक रूप से क्या हैं? एक हैं। नारियल होता है केरल में, नारियल का प्रयोग कहाँ होता है? बद्रीनाथ में जो पुजारी होते हैं, पंडित जी महाराज होते हैं, वो कहाँ के होते हैं? भारत के दक्षिण के। और भारत के दक्षिण में पुजारी कहाँ के होते हैं? भारत के उत्तर के। तो हमारा इस तरह से राष्ट्र गूंथा हुआ है कि विविधता में एकता, लेकिन शुरुआत है एकता की विविधता। और वो एक तत्व क्या है? आत्म तत्व, कि हम सब एक हैं, वननेस का भाव। हम दो नहीं हैं, सब कुछ एक ही है, बस उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना एक दिन आटे का, आप आटे के अंदर घी डाल के, मोयन लगा करके, उसमें नमक डाल करके लगा दो। अब उसकी पूरी बनाओगे तो अलग स्वाद आएगा, पराठा बनाओगे अलग स्वाद आएगा, बाटी बनाओगे अलग स्वाद आएगा, मटर बनाओगे अलग स्वाद आएगा। आटा एक ही है, लेकिन जो बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है? अलग अलग। तो आप कहोगे सब एक हो जाएं तो आप दूसरे दिन बोर हो जाओगे। ये विविधता है, तभी क्या है? अच्छा लगता है। तो इसीलिए हर राष्ट्र का जो इतिहास है वो अपना इतिहास है। आज हम यूएसए, अमेरिका चिल्लाते हैं, मात्र 400-500 वर्षों का इतिहास है। और जो चीन और भारत है वो सहस्त्रों वर्षों से राष्ट्र के रूप में स्थापित हैं। और हमारा जो मूल विचार है वो है भारतीयता। भारतीयता हम बार बार बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। तो जो कृष्ण रूपी सूत्र है या अध्यात्म रूपी सूत्र है, उससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वनस्पति, मनुष्य और पंच महाभूत सभी गूंथे हुए हैं। और यही सिद्धांत हमारे मनीषियों ने अपनाया। इसी कारण भारत विश्व गुरु भी था, विश्व के सारे देश भारत से मार्गदर्शन लेते थे। भारत पराक्रमी राष्ट्र भी था, पूरे विश्व में एक छत्र बिना किसी को मारे प्रेम के आधार पे भारत ने शासन किया था। और तीसरा, भारत सोने की चिड़िया भी था, पूरे विश्व का समृद्धतम राष्ट्र था। तो इसका तात्पर्य क्या है? हम सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी होकर के भी सबसे अज्ञानी, सबसे विकृत मानसिकता वालों के पीछे नकल कर रहे हैं। तो भारत जब आगे था तब भारतीयता को की नकल करके था, अब भारत जब पीछे है तब भारत पश्चिम की नकल करके है। तो वैश्विक दृष्टि से यदि हम चिंतन करें तो भारत की समस्याओं के दो स्वरूप हैं। एक, उसकी राष्ट्रीय और सामाजिक रचना के मूलभूत आधार से संबंधित समस्याएं। तो ये जो लेख है वो किसका है?
तुलसी टावरी और बाल सुब्रमण्यम जी का। तो वो अपनी समझ के अनुसार चीज़ें आगे बता रहे हैं। और दूसरा, तात्कालिक समस्याएं लेकिन परिणाम क्या है, दूरगामी। तो पहला है राष्ट्रीय और सामाजिक रचना के मूलभूत आधार से संबंधित समस्या, यानी जो मूल में ही गलती हो जाए वो कौन कौन सी है। तो बाजार में सामर्थ्यवान ही टिक पाएगा। भारत में ऐसा नहीं था। भारत के बाजार में सब टिकेंगे और अपनी गुणवत्ता के अनुसार आगे बढ़ेंगे, सामर्थ्य के अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगे। सामर्थ्य में तो क्या है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी को अधिग्रहण कर लेती है। आप सोचो, सब्जी बेचने वाला स्टोर हो गया। हम रेडी वालों से तो घृणा करते हैं कि भाई हम यहाँ से सब्जी नहीं लेंगे, तो छोटी दुकान है, और वो क्या, वो बड़ी रेडी वाला है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए, बड़े ठेले वाला है। इसलिए हमेशा सब्जियां कहाँ लेनी चाहिए, सस्ती मिलेगी, ताज़ा मिलेगी, गुणवत्ता परक मिलेगी, तीनों चीज़ें होंगी उसके साथ। तो बाजार में हम दो स्वरूपों में बांट सकते हैं। एक जो आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र हैं, जिनको हम तथाकथित विकसित राष्ट्र कहते हैं, और दूसरी ओर जो कम उन्नत राष्ट्र हैं। लेकिन समस्या क्या है, कम उन्नत की दिशा में भाग रहा है, यानी पूर्व या अल्प विकसित या अविकसित या विकासशील, किसका अनुकरण कर रहे हैं, वो पश्चिम की सभी बातों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अति उन्नत राष्ट्र हैं वे भी दिवालियेपन के कगार पर हैं, और वे ये सोच रहे हैं कि हम निरंतर अति उन्नत कैसे बने रहें। आज स्थिति देख लीजिए क्या है, अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मनी की, अमेरिका की। हमने लेमन ब्रदर्स वाला तो पढ़ा किस तरह से वहाँ मंदी आई थी, और इसके साथ साथ में आजीविका के संकट और निर्धनता से भी वहाँ की जनता आतंकित है। और वहाँ पे एक और समस्या है, आर्थिक समृद्धि के स्थान पे आर्थिक विषमता अधिक है। आर्थिक विषमता का अर्थ है दो व्यक्तियों में धन का गैप अधिक होना। एक के पास 100 रुपया, एक के पास 1 करोड़ रुपया है। हमारे यहाँ ठीक है, एक के पास 500 रुपया, एक के पास 50 लाख रुपया, इतना ही गैप है। वहाँ पर तो बहुत अधिक गैप है। और इन सभी समस्याओं की जड़ कहाँ है, जड़ है मूल सिद्धांत का अतिक्रमण कर जाना, जहाँ बाजार को हम सर्वोपरि मानते हैं। जब मूलभूत दिशा में भटकते हैं तो वो मंत्र क्या हो जाता है, कुमंत्र हो जाता है, जिसमें सामर्थ्यवान सही है और जो सामर्थ्य जिसके पास नहीं है लेकिन गुणवत्ता है वो नहीं टिक पाएगा। आज सोच के देखिए, नोकिया कंपनी, आज की ही भाषा में बात करेंगे, बहुत गुणवत्तापूर्वक उत्पाद बनाती थी। उनके उत्पाद ऐसे थे कि मोबाइल 10 वर्ष खराब नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही चाइनीज़ मोबाइल आए, क्या हुआ, उनका आउट हो गए। सोचो, यानी सस्ते और गुणवत्ताहीन ने थोड़ा सा महंगा और गुणवत्तापरक को आउट कर दिया। हालांकि बाद में उसमें भी एक कमी ये रही कि वो तकनीकी के साथ नहीं दौड़ पाए, लेकिन एक बार आउट हुआ तो नोकिया आज तक इन नहीं हुआ। हाँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मूल क्या था, मजबूती, उसको लोगों ने देखा ही नहीं। एक मैं उदाहरण बताऊं, एक बात बताऊं, हमारे नाना जी के पास वो नोकिया का बड़ा सा मोबाइल था। हाँ, तो वो रात को जो पानी लगा रहे थे खेत में, तो खाले में गिर गया। खाला होता है, जो छोटी नहर होती है, उसको खाला बोलते हैं राजस्थान में। और पूरी रात वो पड़ा रहा। जब पानी उतरा तो आधा ज़मीन में धंसा हुआ था, आधा बाहर था। तो उन्होंने क्या किया, आए, खोल करके रख दिया, सूख गया और वापस चलने लगा। आज बताओ कितने मोबाइल हैं जो इस तरह के काम करेंगे। आज तो स्थिति ये है, ये बता रहे थे कि 2 वर्ष के बाद मोबाइल ने अपडेट लेना बंद कर दिया कि अब आप नया मोबाइल खरीदिए। ये क्या है, ये हमारे संसाधनों का संहार है, जिसको हम कहते हैं ना नरसंहार। तो ये प्रकृति का नरसंहार है। हम प्रकृति से ले रहे हैं और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, आर्थिक रूप से नंबर 1 बनने के लिए एक और से सब चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्या है, जो यूरोप के देश हैं वो अमेरिका से कम्पीट करना चाहते हैं, तो ये आपसी होड़ लगी हुई है। तो यूरोप वाले क्या कहते हैं कि हम क्या हो जाएंगे, यूरोपियन यूनियन बनाएंगे। लेकिन ब्रिटेन ने बाद में कहा कि नहीं, मैं ब्रेक्जिट करूँगा। ब्रेक्जिट का अर्थ है कि जो यूरोपियन यूनियन थी उससे क्या हो जाना, एग्जिट हो जाना, उससे बाहर चले गए ये लोग। तो बात ये है कि हम मूल में जाकर नहीं देख रहे, हम केवल क्या कर रहे हैं, पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं।
और आर्थिक विषमता में लगातार वृद्धि हो रही है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पहले बिंदु का दूसरा उपबिंदु है। तो ये हमने अभी देखा ही। दूसरी बात ये है कि अब क्या है, बाजार में कौन तय करेगा? जो अर्थ की दृष्टि से प्रधान है वही सब कुछ तय करेगा। उदाहरण के रूप में टेक्नोलॉजी का इस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चे की और व्यक्ति की बुद्धि क्षमता अपने आप क्या हो रही है? कम, क्योंकि सारा जो ज्ञान है वो सहज उपलब्ध हो रहा है, हम चिंतन ही नहीं कर रहे। तो हमारा शिक्षा का मूल अंग क्या था? चिंतन करना। आज हम क्यों बैठे हैं? सब चिंतन करने के लिए। सोचिए, चिंतन लुप्त हो गया है और किसी भी बात को सहज रूप से सर्च कर लो। अभी तो नई तरह की परीक्षाएं आ रखी है, ओपन बुक एग्जाम। ये कौन सा एग्जाम होता है भाई? आप परीक्षा ही क्यों ले रहे हो? सीधे डिग्री बांट देते। आपको बच्चे को भी विषय देना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, उस पर मूल्यांकन होना चाहिए, फिर ठीक है। यदि आपकी अंक प्रणाली में विश्वास रखते हैं तो आप अंक दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ आपका कि ओपन बुक एग्जाम होगा? अब तो एक और परंपरा चल पड़ी, यदि बच्चों के प्रतिशत कम हैं तो बच्चों में मानसिक विकार नहीं आए तो एक साथ 10, 15, 20% बढ़ा दीजिए। होता ही है ये, तो पता है ये बात आपको? होता है। क्यों? इससे आप बच्चे में क्या चाहते हो? इससे आप नई बेरोजगारों की फौज खड़ी करने के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो सहज उपलब्धता वाले सॉफ्टवेयर हमने तैयार कर दिए हैं, तो चिंतन की बजाय केवल सूचनाओं को रटने पर हम लगे हुए हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या बना रहे हैं? नकल करने वाले बंदर, और कुछ नहीं। बस जो लिखा हुआ है वो याद है, नया कुछ उसके अंदर नहीं है। और ये कर कौन रहे हैं? सब ये करते हैं कुछ लोग जो पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। इसको कुछ लोग क्या देते हैं? डीप स्टेट का भी नाम देते हैं। तो आर्थिक नियंत्रण के जरिए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का भयावह दुरुपयोग अभी हो रहा है, और इसी को हम धीमा विष कहते हैं। धीमे विष में क्या है? धीरे धीरे व्यवस्था मरती है। इसीलिए हमें शिक्षा की गुणवत्ता का जो पक्ष है उसके ऊपर काम करना चाहिए। आगे क्या हो रहा है? तीसरा बिंदु जो राष्ट्रीय और सामाजिक चिंता का विषय है वो है पारिवारिक अस्थिरता और व्यक्ति का अकेलापन। पति पत्नी दोनों नौकरी करेंगे, चाहे 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर रहे, और बाद में क्या होता है? आप स्थितियां देख रहे हो, समाज में कितनी विकृतियां आ रही हैं। बहुत बार उनके अवैध प्रकार के संबंध भी बन जाते हैं, फिर उसके कारण परिवार भी टूटते हैं। जो शब्द भारत में नहीं था वो बहुत अधिक प्रचलन में आ गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों की नौकरी करने से होता है, लेकिन एक अकेलेपन के कारण, जब व्यक्ति अकेलापन होता है तो कोई ना कोई साथ खोजता है, और उस साथ खोजने के फेर के अंदर वो क्या करता है, कैसे करता है, उसे ही नहीं पता है। हमारी चाहे पुरानी ट्राइब्स हो, चाहे आधुनिक पीढ़ी, परिवार के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते। भारतीय समाज की मूल धुरी है परिवार, और पश्चिम के विचारकों के पास तो ऐसा विचार ही नहीं है। भारत में परिवार का अर्थ क्या होता है? निस्वार्थ समर्पण, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा, एक दूसरे के प्रति पूरकता। पश्चिम में क्या माना जाता है? अरे महिला कपड़े धो रही है, बच्चा अपने कपड़े। और भारत में क्या है? माँ बहुत प्यार से बच्चे के कपड़े धोती हैं, बहुत प्यार से रोटी बनाती हैं, और उसको हमारी जीडीपी में काउंट नहीं करते, उसको किस में करते हैं? जीएचपी में, जीएचआई में, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स में काउंट होता है। जीडीपी में काउंट नहीं होता, किस में होता है? जीएचआई में। हम लोग ग्रोस हैप्पीनेस रहती है इससे। और हमारे यहाँ तो विनोबा भावे का कथन भी है, मात्र मुखेन शिक्षणम मात्र हस्तेन भोजनम। माँ के मुख से शिक्षा होनी चाहिए 8 से 12 वर्ष तक के बच्चे की, और माँ के हाथों का ही भोजन मिलना चाहिए, अन्य कोई भोजन मिलना ही नहीं चाहिए, और माँ अपने हाथों से भोजन खिलाए भी और बनाए भी। पश्चिम कहेंगे अरे आप लोग तो निरे मूर्ख हो, आप एक काम करिए, इसको जीडीपी में काउंट करिए। हमारे वाले कहेंगे हम नहीं करेंगे। पश्चिम की जीडीपी बड़ी क्यों है पता है? उन्होंने हर व्यक्ति को काउंट कर रखा है। घर पे माँ बेटे के लिए भोजन बनाती, वो भी जीडीपी में काउंट है उनका। यदि ऐसे करने लगे तो हमारे तो 150 करोड़ का देखो कितनी जीडीपी तुरंत बढ़ जाएगी। एक उदाहरण है माइकल जैक्सन। उन्होंने तय किया कि मैं स्वस्थ रहूँगा और लंबे समय तक 100 वर्ष का जीऊँगा।
उन्होंने घर पे पूरा एक हॉस्पिटल खोल लिया और उसके साथ में माता पिता भी रख लिए। पता है बात आपको? उन्होंने माता पिता भी रख लिए ताकि प्रेम मिले, लेकिन माता पिता जैसा प्रेम नहीं हो पाता ना। और वो शायद 52 वर्ष या 58 वर्ष की आयु में चल बसे। क्यों? क्योंकि सब कुछ कृत्रिम था, स्वाभाविक नहीं था। और जो आत्मीयता है वो स्वाभाविक होती है, प्रेम होता है वो स्वाभाविक होता है। और वो ऐसे नहीं आता है कि आपसे एक दिन मिला और प्रेम आ गया। जब एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव होता है और पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तब ये प्रेम आता है। इसके बाद क्या है? पश्चिम के लिए अनुकरण गुण कौन से हैं? वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रमुख है, व्यक्तिगत उन्नति प्रमुख है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, साइंस और टेक्नोलॉजी प्रमुख है। तो भारत में क्या है प्रमुख? भारत में प्रमुख है परिवार, प्रमुख है अध्यात्म, एक दूसरे के संबंध, स्वस्थ दीर्घ जीवन, ये भारत के लिए प्रमुख है। लेकिन जब पश्चिम आया भारत में तो क्या लेके आया? हमने क्या इंपोर्ट किया वहाँ से? हमने तलाक को इंपोर्ट किया, भावनात्मक रूप से संघर्ष होने लगा। और सबसे बड़ी बात, परिवार इस तरह से टूटने लगे कि उनका प्रभाव बच्चों पर विपरीत रूप से पड़ने लगा। यानी कोई डाइवोर्स लेने से के लिए सोचने से पहले ये नहीं सोच रहा है कि जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया उनका क्या होगा। आप केवल अपने लिए थोड़ी हो भाई। यदि आप ब्रह्मांड में अपना स्थान खोजना शुरू करोगे ना, तो हाथी के सामने चींटी का 100वां अंश भी नहीं हो आप। चींटी का 100वां अंश की बात कर रहा हूँ, यानी आप दिखोगे भी नहीं, ऐसा स्थान है। लेकिन जब आप सबके साथ खोजोगे तो आप इस पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरे परिवार के, पूरे समाज के, पूरे देश के एक अभिन्न अंग के रूप में हो। तो अकेले में आप शून्य हो और एक साथ में आप शिखर हो, ये अंतर है दोनों में। तो इसलिए हमें जब भी पारिवारिक समस्याओं का सोचना हो तो भारतीय दृष्टि से सोचें। पश्चिम से तो और आएंगी, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस करते करते ऐसी इंडिपेंडेंस हो जाती है कि अंत में महिला अकेली रहती है, पुरुष अकेला रहता है और दोनों का बाजार शोषण करता है और कुछ नहीं होता है। सामाजिक समरसता, तो हमारी और समस्याएं क्या है जो पश्चिम ने पैदा की? हम आंतरिक रूप से बहुत प्रगाढ़ संबंधों के लोग होते थे, सामाजिक समरसता हमारे यहाँ होती थी। लेकिन आज हर व्यक्ति एक दूसरे से असुरक्षित अनुभूत कर रहा है। आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। पहले क्या कहते थे? उपभोक्ता बाजार का राजा है, आइए उपभोक्ता आइए, बैठिए बिराजिए। अब कह रहे हैं कि उपभोक्ता आइए, देखिए आप सीसीटीवी कैमरा की नज़र में। यानी हमने अच्छे भले व्यक्ति को बता दिया कि तू भी चोर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी कैमरे के ऊपर भी एक और कैमरा है, सीक्रेट कैमरा, ताकि ये भी ध्यान रहे कि सीसीटीवी कैमरा भी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अविश्वास जन्म हो गया। सामाजिक समरसता तो अपने आप धूमिल हो जाएगी। और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण और सदुपयोग होना चाहिए था भारतीय परंपरा में, लेकिन वहाँ पे क्या है? अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा के कारण अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करेंगे। बस आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनना है। इसीलिए पहले मार्क्सवाद का पतन हुआ, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे पूंजीवाद भी पतन के दौर में चल रहा है। और मैं फिर कहता हूँ, और यहाँ और पूरे मैं अपने आज के अध्ययन, जो मेरा 15 वर्षों का अब तो 16 वर्ष हो गए, 16 वर्षों के अध्ययन के साथ मैं कहता हूँ कि यदि भारत जीवित रहा तो पूरा विश्व नष्ट हुआ तो भी भारत उठ खड़ा होगा। लेकिन भारत नष्ट हुआ और पूरा विश्व समृद्ध रहा तो पूरा विश्व अपने आप नष्ट हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो 3 विचार हैं पूरे विश्व के, एक मार्क्सवादी विचार, दूसरा पूंजीवादी विचार, तीसरा भारतीय विचार। तो आपको भारत में आना ही पड़ेगा और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अन्य राष्ट्रों के प्रति भी बड़प्पन। परिवार में क्या होता है? बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए, बच्चे बचकानापन कर सकते हैं। इसीलिए बड़े व्यक्ति को हमेशा चाहिए कि वो क्या दिखाए? बड़प्पन। अब बड़े व्यक्ति कैसी बातें कर रहे हैं देखिए, सोशल मीडिया पर इधर उधर आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो बड़ों में बड़प्पन नहीं रहा, छोटे तो बचकानापन होता ही होता है। तो छोटों को अवसर उपलब्ध कराएंगे तो आपको गर्व होगा, ये वाला भाव होना चाहिए। समाज में जो उन्नति के शीर्ष पर बैठे हैं उनको उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के ऊपर लेकर जाना, ये महती भूमिका है, उनका प्रमुख दायित्व है। और जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना भी दायित्व है।
कोई अकेला नहीं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक की पीड़ा सबकी पीड़ा है, ये वाला भाव होना चाहिए। और याद रखिए, अमेजन के जंगलों में जब तितली की मृत्यु होती है तो उसका प्रभाव भारत की प्रकृति और मनुष्य पर भी पड़ता है, लेकिन इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है कि आपको प्रतीति नहीं होती। इसलिए कहीं पर भी कुछ भी नष्ट हो रहा है तो उसका दायित्व हमारा है। ऐसा नहीं कि कहीं जल नष्ट हो रहा है, अरे उसकी टोंटी चल रही है हम क्या करें, उसका बल्ब जल रहा है हम क्या करें, नहीं। छोटी से छोटी बात को भी हमें क्या करना है, सार्वभौमिक रूप से लागू करना है, यही भारत है। और अभी क्या है, बड़प्पन त्याग दिया है, देने का भाव त्याग दिया है, और सब कुछ क्या है, शक्ति के आधार पर अर्जित करने का भाव आ गया है। पर एक और हो गया है बौद्धिक रूप से भ्रष्टाचार। जो बौद्धिक रूप से है वो कुछ भी करेगा। अभी क्या कहते हैं, कंपनियों में क्या सिखाया जाता है, येन केन प्रकारेण आपको क्या करना है, लाभ। अभी जो सीए होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कैसे टैक्स बचाएं, अलग अलग तरह से वो सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि शुद्ध टैक्स दे करके आपको इतनी बचत होगी, ये सिखाएं। ये कोई सभी सीए पर कटाक्ष नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। समाज चलता है तो अच्छे ही अधिक होते हैं, लेकिन इस तरह की कमियां और दुर्गुण हमारे समाज में आए हैं। लेखक भी कह रहे हैं कि कैसे दवाइयों के बढ़ते दाम, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखें, टीवी पर झूठे लुभावने विज्ञापन, निरर्थक वस्तुओं के क्रय में धन अपव्यय करना, कई बार तो अनुसंधान भी झूठे हो रहे हैं, सट्टा स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद धन के आधार पे बल और सत्ता और शक्ति को प्राप्त करना, ये सारी समस्याएं क्या है, एक तरह का बौद्धिक भ्रष्टाचार है। और कई तात्कालिक समस्याएं भी हैं, लेकिन जिनके परिणाम क्या होंगे, दूरगामी। सबसे बड़ी बात सेल्फ आइडेंटिटी, स्वत्व की पहचान। अभी हमारे यहाँ क्या है, एकता की विविधता और विविधता में एकता, ये हमारा स्वत्व है। लेकिन अभी क्या है, सब लोग परस्पर लड़ रहे हैं। आप बताइए, गांव में, परिवार में, पड़ोस में कौन से दो परिवार है जो बहुत शांति से बैठे हैं? कम से कम 20-25% आपस में लड़ ही रहे हैं, और सारी समस्याओं की जड़ भी वही है। हमारी क्या थी विशेषता, हम सर्वमंगल और सबका विकास चाहते थे। लेकिन आज क्या है, तीन चीज़ें पूरे विश्व का संचालन कर रही है। एक, आर्म्स एंड एम्यूनेशन रेगुलर बिकना चाहिए ताकि लोग बने रहें। दूसरा, ऑयल की पॉलिटिक्स हो रही है। और तीसरा, बैंकिंग के ऊपर कब्जा होना चाहिए। तो जो डीप स्टेट है वो ये तीन ही काम करता है पूरा। और अभी क्या है, आप सोचिए, जो चीज़ें विकास में काम आनी चाहिए थी वो सारी किस में काम आ रही हैं, केवल लड़ने के संसाधन जुटाने में। और ऐसे ऐसे अणुबम आ गए हैं जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, सोच के देखिए। यानी हम अभी, आज मैं पढ़ रहा था सुबह सुबह, एक ऐसा रोबोट आया है जो अभी से वो झूठ बोलने लग गया है और उसी के विरुद्ध काम करने लग गया जिस व्यक्ति ने बनाया। हाँ, तो सोच के देखिए, ऐसी एआई किस काम की जो आपके लिए सुसाइडल हो जाए। तो जो रोबोट मूवी आई थी ना, वो वास्तव में चरितार्थ हो रही है अभी। वो तो मूवी थी लेकिन वो वास्तव में हो गया है। अब ये बता रहे हैं किस तरह से जो भारत है उसको नहीं, ये विश्व की अर्थव्यवस्थाएं 1000 से 2003 सदी तक क्या रही। तो अंगस मेडिसन नाम के एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हुए थे जिन्होंने कहा कि भारत के आत्मविश्वास को भारत की दास्तां ने पूरी तरह शत विक्षत कर दिया, लेकिन उसके बाद भी भारत में भारत जीवित रहा। ये भारत की विशेषता थी। लेकिन अभी जितने भी कालखंड हैं 1947 के बाद, उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है, पहले जो 7 दशक हैं उसका पहला है 1947 से लेकर के 67 तक का। लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं, देखिए, आप सोच के देखिए, भारत जैसा समृद्ध राष्ट्र पूरे विश्व में नहीं दिखेगा जिसकी 50% भूमि कृषि योग्य है। सोचिए, हमारी आधी भूमि, और उसको हम बंजर बना रहे हैं मिलकर के सब। दूसरा, जापान में मात्र 10.5%, यूएसए में मात्र 19%। और फिर भी सोचिए, हम आरंभिक जो लगभग 20 वर्ष थे 47 से 67 के, हम क्या कर रहे थे, रोजी रोटी, आजीविका और अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय का बताया कि हम क्या थे, बहुत सत्यनिष्ठ लोग थे, बड़ी पारदर्शिता से काम करते थे, चाहे हमारे पास धन नहीं था,
और उन्होंने बताया कि जैसे रेलगाड़ी के चलने के लिए एक सशक्त इंजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर काम को हाथ मिले तभी देश आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति आगे बढ़े, दूसरा नहीं, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और उस समय कितनी बढ़िया बताई कि ऐसे ऐसे इंजीनियर थे जो 50-100 लोग एक साथ जाते थे, पीने का पानी और रोटी साथ लेके जाते थे, साइकिल से जाते थे और बड़े बड़े बांध बना के आते थे। तो देश के प्रति ऐसा समर्पण था, क्योंकि देश उस समय स्वतंत्र हुआ ही था, स्वाधीन हुआ ही था। उसके बाद कौन सा दौर आया? कालखंड 2, 1967 से लेकर के 1980 तक का। इसमें किस तरह से गठबंधन बने, जो सत्यनिष्ठा को तिलांजलि दी गई, भारत आर्थिक रूप से दुर्बल बना रहा, और कैसे जो राजनीतिक, व्यापारिक और ब्यूरोक्रेटिक रूप से भ्रष्ट लोग थे वो एक साथ आ गए। और उसी समय स्विस बैंकों में पैसा गया। फिर विकीलीक्स वाला प्रकरण आपको पता ही है, कैसे विकीलीक्स ने पूरे विश्व के अंदर बताया। और फिर 1980 से लेकर के, और ऊपर वाला 80 है, और 1980 से लेकर 1990 तक उसमें 3 प्रकार की शक्तियां थी। एक जो सत्यनिष्ठ भी थे, दूसरा जो भ्रष्ट और शक्तिशाली थे, और तीसरा एक सीधी सादी जनता थी जिसे कुछ पता ही नहीं था। तो रेलगाड़ी के डिब्बे के समान जैसा नेतृत्व होता है वैसे ही सब लोग उनके पीछे चलते हैं। तो ये वो कालखंड था जो प्रथम का दूसरा पड़ाव बन गया भ्रष्टाचार का। और आत्मसम्मान की रक्षा करते करते बहुत से लोग मूक दर्शक बन गए, बहुत से लोग चालबाज बन गए, बहुत से लोग चाटुकारिता के दलदल में फंस गए। ऐसा तुलसी टावरी और जो सहलेखक हैं वो बताते हैं। और कालखंड 4 क्या आया? 2010 तक। इसमें ब्यूरोक्रेटिक लाइसेंस राज से मुक्ति तो मिली, लेकिन लोक मंगल की उतनी कामना नहीं थी। और धीरे धीरे भारत में जहां एक और आर्थिक संपन्नता बढ़ी, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टता भी अपनी पराकाष्ठा में पहुंची। तो जो प्रथम कालखंड की सत्यनिष्ठा थी, मगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं थे, बाद में सत्यनिष्ठा का अभाव हुआ और सभी आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हुए। अब क्या है? अब एक अलग समय चल रहा है। तो सत्यनिष्ठा किसे कहते हैं? जिसमें पुरुषार्थ हो। बिना पुरुषार्थ के धन आया वो कभी गति भी नहीं देता है, आपके परिवार की प्रगति भी नहीं देता है कभी किसी को। तो भारत अपनी विकास यात्रा कैसे बनाए, इसको हमें ध्यान में रखना है। क्या भारत भारत की दृष्टि से विकसित हो या पश्चिम की दृष्टि से? और भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जो चारों कालखंड देखे, अब 5वें कालखंड में भारत को किस ओर जाना है, ये महती दायित्व तो आचार्यों का और शिक्षकों का और गुरुजनों का है। तो अभी जो प्रतियोगिता है, स्वार्थ की आंधी है, जो विश्व में चारों ओर आपको दिखाई दे रही है, उससे आगे भारत को जाना है। और सबसे बड़ी बात, विश्व के ज्ञान और शिक्षा के जो विभिन्न प्रतिमान हैं, उसमें भी भारत को अपने आप को देखना है। जैसे अभी क्या है, सबको डिग्री दे दो, ज्ञान है या नहीं है, विद्या है या नहीं है, कौशल है या नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं। होना क्या चाहिए था? व्यक्ति के गुणों के आधार पे उसका चयन होना चाहिए था। अब पहले डिग्री दे दी, उस डिग्री के आधार पे सबका क्या कर रहे हैं? चयन। और सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। उद्यमिता कहीं भी नहीं है। होना क्या चाहिए? जिस समाज में जितनी उद्यमिता होती है वो समाज उतना अधिक प्रगत समाज माना जाता है। आप सोचिए गुजरात क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ उद्यमी लोग अधिक हैं। राजस्थान में तो हमारे यहाँ, मैं उदाहरण भी देता हूँ, दक्षिण राजस्थान में ऐसी स्थिति है, बहुत से परिवारों में, विशेष रूप से जैन परिवारों में, वहाँ नौकरी लगने वाले का विवाह नहीं होता। वहाँ जिसका रोजगार है ना, स्वरोजगार, उसी का विवाह पहले होता है। उसका तो बड़ी कठिनता से विवाह होता है कि नौकरी में ये क्या ही प्रगति करेगी। ये स्थितियाँ हैं। तो शिक्षा को रोजगार से सीधे जोड़ना, ये रोजगार नहीं, ये नौकरी मानेंगे यहाँ पे। नौकरी से सीधे जोड़ना क्या है? एक तरह से अभी राजनीतिक औजार भी बन गया है, ये लेखक बताते हैं। तो इससे केवल ये हमें मिलता है कि किस तरह से जो अमेरिकन यूरोपीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, उसको हमने सीधा लागू कर दिया, जो भारत में प्रभावी ही नहीं है। भारत की इतनी जनसंख्या को न रोजगार दे सकते, न नौकरी दे सकते। भारत में उद्यमिता, व्यवसाय, ये चीज़ें जब होंगी तभी जा कर के हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं।